गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। सेकेंड चैप्टर है, क्लास 9। बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस चैप्टर पे। अपार्थीड जो था वो एक सिस्टम होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, यानी रंग के आधार पर भेदभाव करना। उसी सिचुएशन को बोलते हैं अपार्थीड। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन था साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे काले और गोरे में बहुत भेदभाव किया जाता था। और ये सिस्टम जो है अपार्थीड का, ये इसकी वजह से लोग आपस में डिवाइडेड थे, क्योंकि उनको लेबल्ड कर दिया जाता था, ये गोरे हैं, ये काले हैं, जो कि बहुत ही गलत गलत था स्किन कलर के बेसिस पे। तो वाइट रूलर्स जो थे वो ट्रीट करते थे नॉन वाइट्स को बहुत ही गंदे तरीके से, और उनको काफ़ी ऐसा लगता था जैसे उनका शोषण हो रहा है। वो ब्लैक वाले अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेटा इन्फीरियर समझते थे, मतलब दबे हुए। उसके बाद नॉन वाइट्स जो थे उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो सेकंड सबसे बुरी बात ये थी। तो ब्लैक, कलर्ड और इंडियंस जो थे बेटा वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे 1950 से। तो 1950 से तो जिस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नीचे वो इकट्ठा हुए, ब्लैक, कलर्ड और इंडियंस, ये सभी को ब्लैक वाले ही कैटेगरी में रखा जाता था। तो ये अपार्थिड सिस्टम से जो लड़ते रहे, और इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। साउथ अफ्रीका में एक पार्टी बन गई, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फाइनली 26 अप्रैल 1994 में जो अपार्थिड मूवमेंट शुरू हुआ वो ख़त्म हो गया, और उसकी वजह से फिर क्या है, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बन गई। इसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सभी गोरे भी थे, काले भी थे, सब मिलजुल कर उन्होंने सरकार बनाई। कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया गया, संविधान बनाया गया, जिसकी वजह से वहाँ के नागरिक बेटा सबसे ज़्यादा उनको एक्सटेंसिव राइट्स मिले, जो कि उनसे कंट्री में अवेलेबल था। नेल्सन मंडेला का नाम कभी भी भूला नहीं जा सकता। साउथ अफ्रीका में वो इस अपार्थीड सिस्टम यानी रंग के आधार पे जो भेदभाव हो रहा था, इससे लड़ने के लिए उन्होंने 28 साल 28 इयर्स जेल में बिताए, और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, उसका नाम था द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो कंट्री का है बड़ा संविधान का, वो रिटन रूल्स होता है जो कि एक्सेप्टेड करते हैं वहाँ के सभी लोग। तो कोई भी पूछ सकता है, और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का एक सेट होता है, रिटन रूल्स, लिखा हुआ रूल्स, जो कि वहाँ के लोगों द्वारा, वहाँ के पीपल द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है कि हम इसको फॉलो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है किसी भी कंट्री के लिए वो सुप्रीम लॉ है, जो कि रिलेशनशिप वहाँ के गवर्नमेंट और वहाँ के सिटीजन्स यानी नागरिक के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए वो बताते हैं, और सिटीजन्स का गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन है ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि काम क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो ये जनरेट करता है एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अलग अलग तरह के लोग, यानी हमारे देश में अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं मिलजुल के प्यार मोहब्बत से। तो इसको होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम संविधान को फॉलो करें। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कैसे गवर्नमेंट जो है वो बनेगा, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान बताता है। और उसके बाद ये भी बताता है हमारा संविधान कि गवर्नमेंट के पास कितना पावर है, और वो कितने अपने राइट्स को यूज़ कर सकता है, या हम जो वहाँ उस कंट्री के नागरिक हैं उनका क्या क्या राइट है, और वो अपने अधिकारों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि कैसे एक अच्छी सोसाइटी बनाई जा सकती है। सभी कंट्रीज़ जिसमें कॉन्स्टिट्यूशंस होता है वो ज़रूरी नहीं कि डेमोक्रेटिक हो, लेकिन सभी कंट्रीज़ जो डेमोक्रेटिक है उन उनमें कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान होता ही होता है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट, सर्कमस्टांसेस एट अ टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो कैसा सर्कमस्टेंसेस या कैसा सिचुएशन था, या कैसी स्थिति थी। तो इंडिया जो था वो ब्रिटेन के अंदर अंडर था, कॉलोनी के रूप में।
पार्टीशन जो था कंट्री का वो धार्मिक आधारों पे था, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई। बहुत लार्ज स्केल वायलेंस हुआ, वायलेंस मतलब मारकाट हुआ, लगभग 10 लाख लोग मरे। जब डिवीज़न हुआ पाकिस्तान का तो उस समय लगभग 10 लाख लोग मरे थे। रिफ्यूजी प्रॉब्लम थी। रिफ्यूजी मतलब होता है जो अपने देश छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में जाता है, तो वहाँ जो शरण लेते हैं वो लोग, उसको रिफ्यूजीज़ कहा जाता है। उसके बाद प्रिंसली स्टेट जो थे, यानी जो जो राजाओं वाले जो स्टेट्स हैं उनको मिला के एक स्टेट बना लिया गया। इकोनॉमिकली जो था हमारा कंट्री एक पुअर कंट्री था। इकोनॉमिक मतलब पैसे से, तो पैसे से एक पुअर कंट्री था। तो एडवांटेज क्या था मेकर्स ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, एडवांटेज मतलब फ़ायदा ये था कि कंसेंसस जब हुआ अबाउट कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री का होना चाहिए, कैसे हर 10 साल में जनगणना यानी जनसंख्या को नापा जाता है या मेजर किया जाता है, उसके बारे में पता लग पाया। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 और कांग्रेस लीडर ने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। उसके बाद फर्दर कराची रिजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का किया गया कि कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया को दिखना चाहिए, कैसे जो बेसिक वैल्यू है उसको एक्सेप्ट किया गया ज़्यादातर लीडर्स द्वारा वर्किंग से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके बाद जो फैमिलैरिटी है पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ कॉलोनियल रूल वो भी हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो था उनमें आपस में एक जैसी फैमिली जैसी फीलिंग आई कि कैसे कैसे हम लोगों को लड़ना है अंग्रेज़ों से, कैसे अपनी असेंबली बनानी है। उसके बाद एग्जिस्टेंस और जो कॉलोनियल लॉ का था, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, ये भी आया, एग्जिस्टेंस इसकी भी हुई। उसके बाद लर्निंग फ्रॉम द वेरियस सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, तो अलग अलग देशों में अलग अलग लॉज हैं, तो हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में लिया है। जैसे रशिया से हमने कुछ लिया, इंग्लैंड से कुछ लिया, अफ्रीका से कुछ लिया। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, मतलब जो तैयार करेगा सब लिखित में, उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर प्रेसिडेंट पूछ रहे होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम लिख के आते हैं, और अगर चेयरमैन पूछते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी का तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख के आते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे बेटा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, प्रेसिडेंट थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैंने क्वेश्चन भेजा भी है तुम्हें उसके आंसर्स के साथ, अगर ध्यान से देखोगे ग्रुप में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रीएम्बल जो है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का, यह हमें कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी बताता है। ओके, हाँ बेटा, ऊपर एक पॉइंट रह गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सभी लोगों ने मिल के बनाया था, और उसमें उस समय हमारे लोकसभा में मेंबर्स कितने थे, 299 मेंबर्स थे। उसके बाद ये अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था इसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हम अपना रिपब्लिक डे हर एक दिन मनाते हैं। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। हाँ बेटा, उसके बाद प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आत्मा कहते हैं। प्रीएम्बल जो है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसमें क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में राइट हैंड साइड में छोटे छोटे टेबल्स में बनाया हुआ है, तो उसको ज़रूर पढ़ के जाना, इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। या तो सॉवरेनिटी पूछ लेंगे, नहीं तो सेक्युलरिज्म, या नहीं तो फ्रेटर्निटी। ये सब इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है जो कि हमारे प्रीएम्बल में 4 चांद लगा देता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आखिर पर्पस क्या था प्रीएम्बल का,
तो प्रियम्बल का पर्पस क्या था? पहला, ये इंडिकेट करता है सोर्स कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से आया है, कहाँ से अथॉरिटी इसको मिला है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम ही ने बनाया है, हमारे लिए बनाया है, ताकि हमारे लोग ही हम पे राज कर सके। दूसरा, ये स्टेट करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके बारे में भी बताता है। उसके बाद ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामाइन और इवैल्यूएट एनी लॉ कि किसी भी कानून को किस तरह से लागू किया जाएगा, गवर्नमेंट का एक्शन कैसे होगा, और ये फाइंड आउट करना कि जो भी लॉ इम्प्लीमेंट होने जा रहा है या लगने जा रहा है वो कानून हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ये सब हमें प्रियम्बल ही बताता है। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो नीचे दिए हुए हैं, जिसको आप ध्यान से एक बार ज़रूर पढ़ सकते हो। अपार्थीड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट तैयार हुआ ये भी आ जाता है, प्रियम्बल को सोल आत्मा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, अक्सर पूछ लेते हैं इसको इस चैप्टर में से। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स में दिए हुए हैं, इसको याद कर लेने हैं। 8 पॉइंट है, इसमें से जितना तुमसे याद हो सके उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। आई होप सो ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।